जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज शुरू करते हैं 16 अगस्त का करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एनालिसिस। देखते हैं क्या है पहली न्यूज़। साथियों, पहली न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो कल लाल किले से अपना संबोधन दिया था, उसमें जो मेन मुद्दे उठाए थे उनसे संबंधित है। इसमें कोरोना से रिलेटेड बातें कही थी, चाइना से जो प्रॉब्लम चल रही है लद्दाख में, उसके बारे में पॉइंट उठाया था। इम्पॉर्टेंट जो इसमें था वो था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, इसके बारे में बात हुई है। नाउ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन क्या है? एक नई वॉलेंटरी स्कीम जो है ये लॉन्च हो रही है। इसके तहत एक हेल्थ आइडेंटिटी जो कार्ड है वो बनाया जाएगा और इस पे जितने भी आप टेस्ट कराते हो, डिजीज डायग्नोसिस कराते हो, मेडिकल रिपोर्ट है, वो सभी उस डिजिटल हेल्थ कार्ड से लिंक हो जाएगा। सो आप कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी इलाज कराने जा रहे हो, तो आपकी पूरी पुरानी हिस्ट्री इस नंबर, इस डिजिटल हेल्थ कार्ड के माध्यम से देखी जा सकती है। ये एक योजना नई डिजिटल हेल्थ कार्ड की ये लॉन्च होने जा रही है। इसके अलावा बात करी है ऑप्टिकल फाइबर की। जो इंडिया में 6 लाख गांव हैं, उन सभी तक नेक्स्ट 1000 दिन में ऑप्टिकल फाइबर प्रोग्राम को पहुंचाने के बारे में बात किया है। और बात कर रहे हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए और जन औषधि केंद्र की बात की है। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे उनके भाषण से। इसके अलावा जो पुराने टॉपिक्स थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 3 वैक्सीन्स पे काम चल रहा है, उसके बारे में भी बात की है। ये प्रधानमंत्री जी का जो कल संबोधन था उससे रिलेटेड पॉइंट्स है। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ है, जो पुराने इंडियन कैप्टन थे MS धोनी और साथ ही सुरेश रैना, दोनों ने ही इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है वहाँ से अपने संन्यास लेने की बात कही है। और MS धोनी आप सभी जानते हैं कि एक सक्सेसफुल कप्तान रहे, सक्सेसफुल प्लेयर रहे और सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिवेटर रहे। कितने लाखों युवाओं को इन्होंने मोटिवेट किया है कि जिस फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो वो छोटी जगह से आ रहे हैं, बड़ी जगह से आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में अगर लगातार आप मेहनत करते रहे। तो MS धोनी जो है उनको इसीलिए जाना जाएगा कि उन्होंने जिस तरीके से मोटिवेट किया देश के जो यूथ थे उन सबको। और हम नेक्स्ट आर्टिकल्स देखना चाहते हैं। क्या है नेक्स्ट आर्टिकल? नेक्स्ट आर्टिकल ये है, ये नेशनल ग्रिल ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। नेशनल ग्रिल ट्रिब्यूनल ने इंस्ट्रक्शन दिया है यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो वायलेशन हुआ है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। क्यों रखा मैंने ये इसलिए रखा है, आपको बता दूं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों ही UPSC का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसको बहुत सही तरीके से आपने कवर करना है। ये गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो नॉर्म्स होते हैं उसको देखता है और साथ ही साथ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी अथॉरिटी है टू चेक द पॉल्यूशन। इन दोनों को अच्छे से तैयार करना है और लगातार ये न्यूज़ में रहते हैं। अगर NGT के बारे में आता है कि भाई NGT किस तरीके से एक्टिव है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि NGT के क्या रेलेवेंस हैं एंड उसके वर्क को आप डिफाइन करिए, किस तरीके से वो काम कर रहा है। तो ये सब केस स्टडी है। जो आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़ में वो बेसिक जो आंसर्स होते हैं, आप शुरू करोगे आंसर को कि NGT क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से उसके चेयरपर्सन जो एक जस्टिस रहते हैं, इसको डिफाइन करने के बाद में जो डायनेमिक पार्ट जो है वो केस स्टडी के तरीके से, जैसे इसमें जो एक नया डिसीजन दिया है उससे रिलेटेड आप ये एक आध एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। ये भी ध्यान रहे NGT के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। ये नाम आप याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट जो हमारा इसमें नेक्स्ट जो आर्टिकल है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, बाकी जनरिक न्यूज़ हैं, ये हमारे एग्ज़ाम से कोई रिलेटेड नहीं है। और नेक्स्ट आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डायरेक्ट आपकी जानकारी के लिए भी और UPSC के लिए भी। जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने एक सुनवाई के दौरान ये कहा है गवर्नमेंट को कि क्यों 2 हफ्ते के अंदर बताना क्यों नहीं, जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन सभी को पार्लियामेंट्री असेंबली और लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ने से प्रोहिबिट कर दिया जाए या रोक दिया जाए। और एक वो स्टडी बता रहे हैं कि जो 2019 लोकसभा है इसमें 43% ऐसे मेंबर्स हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं और 29% पे सीरियस क्रिमिनल केसेस है। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि क्यों नहीं ऐसे लोगों को जिनमें क्रिमिनल केस है उनको किसी भी इलेक्शन से लड़ने के लिए मना कर दिया जाए, बार कर दिया जाए। ये कि इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जब आप पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा किसी भी टॉपिक पे अगर आता है तो एक ये मेजर आपका पॉइंट है। इसमें होता क्या है आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या व्हाट गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू गिव द आंसर
और उसके बारे में। एक ये क्वेश्चन है, इसमें एक पॉइंट है जो आइडल्स है, जो मूर्तियां हैं, यूएस गैलरी ने कुछ मूर्तियां इंडिया को हैंडओवर की है। इसमें एक लॉन्चिंग ऑपरेशन हिडन आइडल 2012 में शुरू किया था यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स ने, जिसके तहत जो मूर्तियां स्मगल करके कई देशों से बाहर लेके जाते हैं उनको वापस करने के लिए। तो ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हिडन आइडल, 2012 में यूएस में हुआ था। और उसी के तहत जो कुछ मूर्तियां जो स्मगल करके इंडिया से बाहर लेके गए थे उनको हैंडओवर किया गया। तो अगर प्रीलिम्स में अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये ऑपरेशन हिडन आइडल आपको ध्यान में रहे। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि जो गवर्नमेंट है उसने पैनल एक बनाया है जो लड़कियां हैं उनकी जो मैरिजेबल एज है उसके बारे में। अभी आपको पता होगा कि मैरिजेबल एज 18 ईयर्स है। सो एक पैनल बनाया गया है, जया जेटली जो इसकी हेड है, और ये पैनल ये स्टडी करेगा कि क्या जो लड़कियों की एज है शादी की उसे आग बढ़ाना घटाना, कुछ इसमें डिसीजन लेके इस पैनल को लेना है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि जो प्री ये हो जाता है, जो मदरहुड की बात होती है कि कम उम्र में शादी होने से जल्दी माँ बन जाते हैं, और सरकार का ये कहना है कि ऐसे कई केसेस आ रहे हैं कि कम एज में माँ बनने से बच्चे और माँ दोनों को ही खतरा होता है। सो इसको स्टडी करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है, इससे इम्पॉर्टेंट जो है ये फिगर भी दिए गए हैं दैट जो कम एज में जो माँ बनती हैं उनके बच्चे छोटे होते हैं हाइट में, स्टंटिंग इसे बोलते हैं। तो 5% ज़्यादा स्टंटिंग होती है एज़ कम्पेयर टू कि जो माँ बनते हैं 20 से 25 साल की उम्र में। सो ये जो इम्पोर्टेंट डेटा है इसको रख लीजिएगा आप। अच्छा, इसका दूसरा व्यू पॉइंट क्या है? दूसरा व्यू पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है कि इसमें जो एक पॉइंट है कि एज को बढ़ा दिया जाए, मैरिजेबल एज, वो भी दिया है, और दूसरा भी पर्सपेक्टिव दिया है कि क्यों ना बढ़ाया जाए। तो इसमें कुछ एनजीओज हैं वो ये कहते हैं कि भाई मैरिजेबल एज बढ़ा देने से सिर्फ ये होगा कि जो लोग, लड़कियां जो भाग के शादी करती हैं या फिर इलॉपमेंट के केसेस आते हैं उन पे क्रिमिनल केस होंगे, और जो कानून है वो बस उनको पनिश करेगा जो जल्दी शादी कर लेंगे। मान लीजिए अभी 18 साल में शादी हो जा रही है, अगर एज बढ़ के मान लीजिए 20 साल हो गया तो 19-20 साल की उम्र में कोई शादी करता है या भाग जाता है घर से, तो वो सभी के खिलाफ में क्रिमिनल केसेस हो जाएगा जो अपोजिट पार्टी है, जिनके साथ जो लड़कियां जिनके साथ ये भाग रही है। तो ये एनजीओ ये कह रहा है कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो इसी एज के साथ, 18 की एज के साथ ही जो लड़कियां हैं उनकी एजुकेशन पे काम कर रही है, हेल्थ की अवेयरनेस पे काम करने की ज़रूरत है, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है, ना कि एज बढ़ाने की। दूसरा ये कहते हैं कि चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का आया है, वो एक केस स्टडी है कि किस तरीके से सिर्फ वो इस्तेमाल किया गया है क्रिमिनल केसेस के लिए, कि जिनके साथ लड़कियां भाग जा रही है उन पे क्रिमिनल केस करने के लिए, और वो किसी भी तरीके से हेल्पफुल नहीं हुआ, ये एनजीओज़ का कहना है। सो दोनों ही पर्सपेक्टिव इसमें है। लेट्स सी ये पैनल क्या डिसीजन लेता है फाइनली। ये क्या है? ये आर्टिकल है, डिजिटल हेल्थ मिशन विल लिबरेट सिटीजन्स। सो ये जो मैंने ये बताया कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है। सो ये कह रहे हैं कि इसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का फ़ायदा ये रहेगा कि सारी चीज़ें, सारे आपके जो जितने भी बायो डेटा है, जितना भी डेटा है मेडिकल से संबंधित, वो सभी एक जगह स्टोर हो जाएगा, और इस प्लान को यूनियन टेरिटरी में पहले शुरू किया जाएगा, देखा जाएगा। सो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी पे कोई बात आती है तो आप लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल दे सकते हैं किस तरीके से इस स्कीम को यूनियन टेरिटरीज में पहले टेस्ट किया जा रहा है, और अगर सक्सेसफुल रहा तो बाकी देश में किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये वॉलंटरी है, इसको ये फोर्स नहीं किया जाएगा। अगर आप कराना चाहें तो ठीक है, नहीं कराना चाहे तो भी ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ओली, नेपाल प्राइम मिनिस्टर ओली। उन्होंने इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे बात किया है, और ये कहा है कि बायलैटरल रिलेशन, मीनिंगफुल बायलैटरल रिलेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में होना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि नेपाल के साथ में हमारा विवाद चल रहा है, नेपाल ने जो विवाद उठाए थे, और जो
नया मैप एक इशू कर दिया था। उस मैप में काला पानी, लिपू लेक, लिम्पिया, धुरा रीजन, पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वो अपने में दिखा दिया था। तो उससे काफ़ी इशू शुरू हुआ था। और उसके बाद में बीच बीच में भगवान राम जो अयोध्या है उसके बारे में कमेंट किया था। फिर बीच में अभी लॉर्ड बुद्धा है जो उन पे कमेंट किया था। तो इस तरीके के कई इश्यूज चल रहे हैं। सो उस पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इतने दिन से जो इश्यूज चल रहे थे, इंडिपेंडेंस डे पे फाइनली दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने बात किया है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। ये एक हमारा है जो कल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में चुनाव कराए जाएंगे। तो डीलिमिटेशन क्या होता है? डीलिमिटेशन एक कमीशन है, कमीशन भी है। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज बेसिकली ये होता है कि अगर नेशनल लेवल पे समझे तो ये देखना होता है कि जो विधानसभा या फिर संसद की जो जो सीमाएं हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, उनकी सीमा में कोई परिवर्तन करना है। फॉर एग्जांपल कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा लोग हो गए हैं और दूसरे में कम है, तो डीलिमिटेशन करके कुछ उसके थाने या कुछ उसका एरिया दूसरे में जोड़ दिया जाता है। तो ये एक डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है, वो जम्मू एंड कश्मीर में चल रहा है। ये देखने के लिए जो अभी विधानसभा जो बनेगी उसमें जितनी सीटें हैं, क्या उनके स्वरूप में, मतलब उनके एरियाज में बदलाव करना है, ये स्टडी वहाँ पे चल रही है। उसके बाद में इलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड। इसमें जो ये कहा है कि जो केमिकल इंडस्ट्री ये बता रही है कि हम लोग चाइना से compete करने के लिए अभी रेडी नहीं है। हमारा जो 67% जो केमिकल की डिपेंडेंसी है वो अभी भी चाइना पे है। और जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो एपीआई घर पे यानी कि लोकली बनाने की बात चल रही है, उसके लिए हम लोग कैपेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और कम पॉल्यूशन के साथ और प्रॉफिट के साथ इसको बनाना मुश्किल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि गवर्नमेंट लगातार आत्मनिर्भर भारत के तहत लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दे रही है। तो इसमें यह भी देखना ज़रूरी है कि क्या टेक्निकल प्रोग्रेस हमारे पास है, क्या टेक्निकली हम क्वालिफाइड हैं उसको करने के लिए। सो केमिकल इंडस्ट्री ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये हमें देखना है कि आगे कैसे हम इसको करते हैं। नया हमारा है ये है कि रशियन वैक्सीन से रिलेटेड जो इंडिया है वहाँ पे भी ये स्टडी शुरू हो गई है कि किस तरीके से अगर वैक्सीन बनाता है तो वहाँ से कैसे प्रोक्योर करना है, कैसे लोगों तक पहुँचाना है। इस संबंध में रशिया की एक टीम है, रशिया डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड RDIF, उनके साथ हमारी लोकल कंपनीज़ की बातचीत चल रही है कि कैसे उसको वो प्राप्त करेंगे, ये वैक्सीन अगर सक्सेसफुल होती है और वो करें आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ 3 वैक्सीन्स इंडिया में चल रही है, उसके बारे में भी ये कह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में लगातार मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे डिमांड चल रही है अरुणाचल प्रदेश में 2 ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल बनाने के लिए। और वो ऑटोनोमस काउंसिल जो मॉन ऑटोनोमस काउंसिल है और पटकाई ऑटोनोमस काउंसिल। ना मैंने अभी 3 दिन पहले बताया था कि ऑटोनोमस काउंसिल वही स्टेट बना सकते हैं जो शेड्यूल 6 के अंतर्गत है। और इसमें जो हमारे मणिपुर इत्यादि ये हैं, ये ऑटोनोमस काउंसिल बना पाते हैं और अरुणाचल प्रदेश है नहीं। सो ये आर्टिकल ये कहता है कि इसमें बातचीत शुरू हुई है अरुणाचल प्रदेश में। और ये भी एक बात कह रहे हैं कि जो त्वांग एरिया है जहाँ पे कि मॉन ऑटोनोमस रीजन बनाने की बात आ रही है, वो चाइना के इन्फ्लुएंस से वो बनाने की बात है। और दूसरा जो पटकाई एरिया है, जो पटकाई एरिया में जो तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग वो मिला के ट्राइबल काउंसिल की बात चल रही है, वो नागालैंड इशू से रिलेटेड है कि वहाँ पे NSCN-IM जो नागालैंड में भी एक इशू चल रहा है, जो मैं लगातार हर दिन आपको बता रहा हूँ। तो वो वहाँ के लोग चाहते हैं कि एक अलग ट्राइबल काउंसिल बन जाए, क्योंकि वहाँ पे नागा लोग काफ़ी रहते हैं और बाद में वो जो नागालैंड है उनको मिला लिया जाए, ऐसा इनका कहना है। सो अरुणाचल प्रदेश 5th शेड्यूल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये ट्राइबल काउंसिल बनाने के लिए 6th शेड्यूल में होना आवश्यक है। ये मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए, ये है कुकीज़ आज गवर्नमेंट अबाउट प्रोग्राम मैनेसियन। नाउ ये जो मणिपुर में जो कुकी ट्राइब है, उन्होंने कहा है कि जो नागालैंड में पीस प्रोसेस जो बातचीत चल रही है उसमें ये ध्यान रहे कि नागालैंड की जो NSCN-IM ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों ने मणिपुर के कुकी ट्राइब्स को काफ़ी उनके खिलाफ अत्याचार किया था। और ये ध्यान रहे कि इनको ख़त्म करके एथनिक क्लीनिंग की बात कर रहे हैं कि एथनिक क्लीनिंग जो 92 से 97 के बीच में किया गया था, और जिससे कि 1000 कुकीज़ मर गए थे, 360 विलेजेस उनके बर्बाद हुए थे और 1 लाख
जो कुकी हैं वो डिस्टर्ब हुए थे। ये क्यों है? ये पूरा प्रोसेस आया है कि नागालैंड का इशू जो है वो सेटल करने की बात चल रही है। ये आगे मैं उसको बताऊंगा भी कि क्या है नागालैंड का इशू, अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो। दूसरा ये सुप्रीम कोर्ट का है कंटेम्प्ट की बात, कि आपको ध्यान होगा कि कल जजमेंट एक था परसों का, जिसमें ये बात कही गई थी कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसमें प्रशांत भूषण जो है लॉयर, उनको दोषी माना गया था। और फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाने के लिए अटॉर्नी जनरल इनकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 129, ध्यान रहे, आर्टिकल 129 के तहत पावर है कि अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस सुओ मोटो वो चला सके। सो ये इम्पोर्टेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिटी के हिसाब से। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है यूएई डील से रिलेटेड। आपको ध्यान होगा कि यूएई और इजराइल में डील हुई है, जिसके तहत यूएई जो है इजराइल को रिकॉग्नाइज करेगा एज ए स्टेट, और इजराइल जो है वेस्ट बैंक की एनेक्सेशन नहीं करेगा। सो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और दूसरा हमारा है, ये है जापान से है। इसमें क्या है, 75 ईयर्स हो चुके हैं जो वर्ल्ड वार टू जो ख़त्म हुआ था, और वर्ल्ड वार टू ख़त्म होने और जापानीज़ जो फोर्स है उनके सरेंडर करने के भी 75 ईयर्स हो गए। तो जो नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे शिंजो एबे, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी है जो उस समय के जो लोग वॉर में मरे थे। क्यों इंपॉर्टेंट है? 75 ईयर्स होने पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो जिस तरीके से ये, एक तो इसमें जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर है शिंजो एबे, इनका नाम ध्यान रहे, और ये ध्यान रहे कि 75 ईयर्स इस साल वर्ल्ड वार टू के ख़त्म होने के हो गए हैं। इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें अभी आपको ध्यान होगा, मैंने इस चैनल पे कवर किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत 2005 में जो लॉ पास हुआ था कि लड़कियों का भी अधिकार रहेगा प्रॉपर्टी में, उसको अमेंड करके ये कर दिया था कि बचपन से ही उनका अधिकार रहेगा। मतलब पहले वाला एक्ट ये था कि 2005 के बाद से, इनफैक्ट 2004 से वो लागू था। उसके बाद जो अगर कोई पैदा हुआ है या फिर उसके अगर पिता जिंदा उससे पहले नहीं थे, तो उन प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं रहेगा लड़कियों का। लड़कियों का अधिकार तो मिल गया था, लेकिन उससे पहले का नहीं मिला था, दिसंबर 20 2004 से पहले का। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि उससे पहले का भी अगर बंटवारा होना है तो या जो भी अधिकार है वो लड़कियों को मिलेगा। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं कई बार कवर कर चुका हूँ, तो ध्यान रहे। अच्छा, दूसरा ये है, ये बात करता है टी सेल, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टी सेल इम्यूनिटी, बेसिकली ये आर्टिकल ये कह रहा है कि एंटीबॉडी देखने के बजाय अगर हम टी सेल को देखें बॉडी में, सो एक वो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि इंसान की इम्यूनिटी कितनी है। नाउ टी सेल क्या होता है? टी सेल मैंने कर दिया आपके लिए। टी सेल ये होता है बेसिकली कि लिम्फोसाइट्स हैं आपका, और जो इम्यूनिटी के लिए इस्तेमाल होता है। सो लिम्फोसाइट क्या है? एक काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल है, और वाइट ब्लड सेल बॉडी में जो इम्यूनिटी के लिए काम आता है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि टी सेल जो है इम्पॉर्टेंट एक इंडिकेटर है कि किस तरीके से बॉडी में कोरोना या जो भी बीमारी है उसके खिलाफ आपका इम्यूनिटी है कि नहीं है। नाउ ये एक छोटा सा आर्टिकल है, ये कह रहा है कि नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ऑब्जर्व किया है कि एक स्टार, बेटलगुएस एक स्टार है, वो फेड आउट कर रहा है। और फेड आउट क्यों कर रहा है? कि स्पेस में जो हॉट मटेरियल इजेक्ट हो रहा है स्पेस में, उसकी वजह से ये स्टार बेटलगुएस ये फेडिंग आउट हो रहा है। तो ये नाम याद रखना आप, नासा हबल टेलीस्कोप से किस स्टार को ऑब्जर्व किया जा रहा था जो फेड आउट हो रहा था, तो ये हम आपको ध्यान रहे। अच्छा, उसके बाद हम चले तो उसके बाद हम कवर कर लेंगे। अच्छा, ये जो है पूरे हमने वीक भर जो कवर किया है वही सब रिलेटेड है। पहला ये है इजराइल और यूएई से रिलेटेड। तो ये कह रहे हैं कि क्या डील हुई है? डील हुई है कि अमेरिका ने डील ब्रोकर किया है इजराइल और यूएई के बीच में कि यूएई है इजराइल को रिकॉग्नाइज़ करेगा, और इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक को एनेक्स नहीं करेगा। ये मैंने बताया भी था ना। उसकी हिस्ट्री दे रहा है, हिस्ट्री में ये कह रहा है कि अरब इजराइल टाइज़ है बहुत पहले से ख़राब है। 1948 में जब इजराइल फॉर्म किया गया था स्टेट कंट्री, तो उस समय अरब कंट्रीज़ के साथ में इनकी लड़ाई हुई थी, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक से। और उसके बाद में फिर तीन लड़ाइयाँ हुई, 1956 में, 1967 में और 1973 में। और वहाँ पे 1967 लड़ाई के बाद में इजराइल ने काफ़ी एरियाज इन कंट्रीज़ का कैप्चर कर लिया था। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि
1994 में जॉर्डन के साथ में इनकी संधि हो गई और उस संधि के बाद से वहाँ पे शांति हो गई। उसी तरीके से इजिप्ट के साथ में भी उनकी डील हुई और इजिप्ट और जॉर्डन इस तरीके से वो उन्होंने इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया। तो सिर्फ 2 अरब कंट्रीज़ अब तक आज से पहले जो इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ या इज़राइल के साथ जिसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो थे इज़राइल और इजिप्ट और जॉर्डन। अब 2020 में इसमें यूएई भी शामिल हो गया है, तो यूएई ने भी समझौता ये किया है और इस समझौते के तहत उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है। उसके बदले में इज़राइल और यूएई के बीच में कई सारी डील्स भी होंगी। अच्छा, अब ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि इसमें यूएई में मोस्टली सुन्नी मुस्लिम है और सऊदी अरेबिया में भी सुन्नी मुस्लिम ज़्यादा हैं और ये ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं। ईरान क्यों दुश्मन मानते हैं? क्योंकि ईरान में ज़्यादातर शिया मुस्लिम है, तो शिया मुस्लिम उनको अपना दुश्मन मानते हैं। तो इज़राइल भी ईरान को दुश्मन मानता है और यूएई भी ईरान को दुश्मन मानता है। तो इस तरीके से दोनों का कॉमन दुश्मन होने की वजह से इज़राइल और यूएई दोनों ने हाथ मिला लिया है। अच्छा, और क्या रीज़न है? एक रीज़न ये भी है कि अमेरिका में इलेक्शन है और इलेक्शन में अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाती है तो जो बराक ओबामा के द्वारा न्यूक्लियर ईरानियन डील किया गया था अपने टाइम पे, तो हो सकता है कि जिसको ट्रंप ने ख़त्म कर दिया था आके, उसको दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, जिससे ईरान वेस्टर्न एशिया में पावरफुल हो सकता है। तो इस संभावना को देखते हुए यूएई और इजराइल दोनों ने हाथ मिलाया है ताकि ईरान को काउंटर कर सके। अच्छा, इसमें पैलेस्टाइन का जो है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इस पहले की जो डील थी उसमें पैलेस्टाइन का जिक्र था, इस डील में कोई ज़्यादा जिक्र नहीं है। और ये कहा है कि कोई भी पैलेस्टाइन का एरिया जो है, नया एरिया कोई ऑक्यूपाई करने की इजराइल ने कहा है कि वो नया एरिया कोई ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, लेकिन कोई एरिया छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये एक बेसिकली डील था। नाउ ये टॉपिक है नागालैंड से रिलेटेड, जो पीस प्रोसेस चल रहा है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि जो नागालैंड पीस प्रोसेस जो चल रहा था, तो 2015 में नागास के जो ट्राइब है, NSCN ग्रुप्स हैं और गवर्नमेंट के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डील साइन हुई थी और इस डील के तहत एक शांतिपूर्ण जो पीसफुल वो निकालना था, सॉल्यूशन निकालना था। और ये भी इसमें कह रहे हैं कि इसमें उसके बाद में गवर्नमेंट ने इसमें बाकी जो ग्रुप्स हैं नागालैंड के, उनको भी शामिल कर लिया था। और उन ग्रुप्स को शामिल करने से क्या हुआ है कि जो ये नागालैंड की NSCN ग्रुप्स हैं, वो कहते हैं कि उन ग्रुप्स को शामिल करके, नागा के दूसरे ग्रुप्स को शामिल करके दोनों ग्रुप्स को बांट के राज करना चाहती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसके बारे में इन्होंने कहा है। और दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जो NSCN IM ग्रुप है, शाख मुहिवा ग्रुप है, वो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके इसका सोल्यूशन हो। मतलब नागालैंड एक अलग कंट्री ही बन जाए, जिसमें कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के भी नागा ट्राइब्स मिला के एक कंट्री बन जाए, अपना झंडा हो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। लेकिन जो बाकी ग्रुप्स हैं वो ये चाहते हैं कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही ये चीज़ हो। अच्छा, दूसरा क्या इशू है? NSCN ये चाहता है कि भाई अरुणाचल प्रदेश के नागा एरियाज़ भी आ जाए, आसाम का भी एरिया आ जाए जहाँ जहाँ नागा लोग रहते हैं, और एक नया स्टेट बन जाए। तो इस तरीके का अपना एक नया स्टेट बना दे। तो ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। कल को महाराष्ट्र कहेगा कि मध्य प्रदेश में जितने मराठी स्पीकिंग हैं, कर्नाटक में, वो सभी महाराष्ट्र में मिला दो। यूपी स्टेट कहेगा जितने हिंदी वाले हैं अगल बगल के सबको इसमें मिला दो। तो ये कोई जो ऐसा लगता है अभी कि ये सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसीलिए इसमें देर हो रही है। सो अलग नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? वो प्रॉपर्टी का है, वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। और ये है कमला हैरिस से रिलेटेड। तो कमला हैरिस से रिलेटेड आप 2 चीज़ समझ लीजिए कि फर्स्ट ब्लैक एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन है जो प्रेसिडेंशियल टिकट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हैं। और क्या है? ये लोया जिरगा से संबंधित आया है। लोया जिरगा मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। लोया जिरगा क्या है? लोया जिरगा देखिए, अफ़गानिस्तान में डेमोक्रेसी है कहने को, और वो एक रिपब्लिक है, लेकिन उसके बाद भी लोया जिरगा यानी कि जो उनके बुजुर्ग हैं, जो उनके पुराने लोग हैं, उनकी 3200 लोगों की एक कमिटी समझ लीजिए आप, 3000 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कमिटी है, और जिसमें अलग अलग ट्राइब्स के लोग शामिल हैं। तो लोया जिरगा किस तरीके, एक पंचायत टाइप आप समझ लीजिए, पंचायत जिस तरीके से पंचायत बुलाई जाती है, तो वैसे लोया जिरगा है। और इसमें 3200 लोग हैं। तो कोई भी मेजर इशू पे डिसीजन लेना होता है तो इन सबको बुलाते हैं और ये मिलके फिर अपने जो गवर्नमेंट है उसको एडवाइस देते हैं। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले ये बता रहे हैं कि
1747 में अहमद शाह अब्दाली को राजा बनाने के टाइम पे भी यही लोया जिरगा ने ही डिसीजन लिया था, और हामिद करजाई प्रेसिडेंट बनाने के लिए भी डिसीजन लिया था। ये डिसीजन किस लिए था? ये मीटिंग बुलाई गई थी, इसके लिए जो 400 लोग तालिबान के छोड़े जाने थे उसके लिए डिसीजन लेने के लिए वो 400 लोग छोड़ने का डिसीजन लिया गया है। और अभी क्या होगा, अभी कतर दोहा में जो पीस टॉक है वो होगा तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के बीच में। सो ये कि नया अपडेट है। लोया जिरगा में 30% महिलाएं भी हैं।